Dear students of class 12, today I am going to teach you rules of translation, sixth part, past continuous tense. पिछले टर्म पर बच्चों मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में समझाया था। आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूँ। जैसा कि इसका टाइटल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स बीते हुए समय में, भूतकाल में, कंटिन्यूअस माने निरंतर, टेंस माने काल। इट मीन्स बीते हुए समय में जब कोई कार्य निरंतर था, जारी था, उस बात की हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो बात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आती है। टाइटल का सेंटेंस से विशेष संबंध होता है। टाइटल को देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें किस बात को कहा गया है और किस प्रकार की बात किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो हिंदी में इस प्रकार की वाक्यों की पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रही थी आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसा हिंदी में था पास्ट कंटिन्यूअस, बीते हुए समय में निरंतर, यानी बीते हुए समय में कार्य निरंतर है, जारी है। जैसे हम कहें कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रही थी, तो शोर मचाना इसका वर्ब है, शोर मचा रही थी पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। और टाइटल के आधार पर देखें पास्ट कंटिन्यूअस यानी बीते हुए समय में निरंतर, तो ये कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, बीते हुए समय की बात हो गई, और कार्य जारी था, शोर मचा रही थी। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऐसे वाक्य जिससे बीते हुए समय में कार्य निरंतर था, उसकी हम चर्चा करते हैं, तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही सरल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इच और एन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जी लगा देते हैं, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई जी लगा देते हैं। कितना ही है, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। यहां पर बच्चों तुम्हारे ध्यान के लिए एक बात और बता दें, जो आई सब्जेक्ट है, आई में ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट टेंस में सिंगुलर माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसलिए आई के साथ वर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ये इस टेंस की विशेषता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। वाक्य का कर्म रहता है कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, टाइम प्रेजेंट एक्शन, जो कुछ भी दिया गया है। अब ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम बात अफर्मेटिव वाक्य की करते हैं। अफर्मेटिव वाक्य में कुछ करना ही नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बात, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे राम मैदान में एक पतंग उड़ा रहा था, तो राम वाज फ्लाइंग ए काइट इन द फील्ड। राम वाज फ्लाइंग ए काइट इन द फील्ड। उस समय एक कुत्ता सड़क पर भौंक रहा था।
उस समय, इसमें समय दिया है, समय को हम स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। तो एट दैट टाइम ए डॉग वाज, एक कुत्ता सड़क पर भौंक रहा था। भौंकना की बात होती है, तो डॉग वाज बार्किंग ऑन द रोड। अथवा समय को बाकी के लास्ट में ले जा सकते हैं। ए डॉग वाज बार्किंग ऑन द रोड एट दैट टाइम। उस समय कुत्ता सड़क पर भौंक रहा था। बहुत ही मैं कक्षा में एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो आई वॉज रीडिंग ए नोवेल। कक्षा में इन द क्लास, आई वॉज रीडिंग नोवेल इन द क्लास। बहुत ही बहुवचन का करता लिया। हम अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वी वर वेटिंग। वेट प्रतीक्षा करना, वेट माइंडली, वी वर वेटिंग। और वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बिफोर आता है। तो वी वर वेटिंग अपने मित्र की फॉर अवर फ्रेंड। अब नेगेटिव वाक्य की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तुम अपने गंदे कपड़े नहीं धो रही थी। तुम बहुवचन का करता है, तो यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो यू वर नॉट वॉशिंग। तुम नहीं धो रही थी अपने गंदे कपड़े, योर डर्टी क्लॉथ्स। तो यू वर नॉट वॉशिंग योर डर्टी क्लॉथ्स। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। तो ए फार्मर वाज, फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद का प्रयोग करेंगे। ए फार्मर वाज प्लोइंग हिज फील्ड। अब इसी वाक्य को नेगेटिव बना रहे। एक किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। तो ए फार्मर वाज नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। मेरी कक्षा अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रही थी। तो माई क्लास टीचर वाज नॉट टीचिंग इन द क्लास। तो नेगेटिव वाक्य समझ में आ गया होगा बच्चों। यानी वाज वर्ग के साथ हम नोट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो हमारा वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें वाक्य के प्रारंभ में ही हम बाद वर्ग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसे वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। क्या रवि अपना प्रश्न पत्र हल कर रहा था? तो वाज रवि सॉल्विंग हिज क्वेश्चन पेपर। वाज रवि सॉल्विंग हिज क्वेश्चन पेपर। क्या रवि अपना प्रश्न पत्र हल कर रहा था? क्या मोहन एक मधुर गाना गा रहा था? तो वाज मोहन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसी बात को हम निगेटिव भी कर सकते हैं। क्या मोहन एक मधुर गाना नहीं गा रहा था? तो वाज मोहन नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्या एक शेर जंगल में दहाड़ रहा था? वाज ए लायन रोलिंग इन द फॉरेस्ट। क्या एक शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था? तो वाज ए लायन नॉट रोलिंग इन द फॉरेस्ट। क्या सभी अध्यापक अपना कार्य कर रहे थे? तो बहुवचन का कर्ता हो गया। तो वर ऑल टीचर्स डूइंग देयर वर्क। इसी को नेगेटिव कर दें। क्या सभी अध्यापक अपना कार्य नहीं कर रहे थे? वर ऑल टीचर्स नॉट डूइंग देयर वर्क। अब मैं ऐसे वाक्यों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में वाक्य के मध्य में आता है। तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम वाक्य के प्रारंभ में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम उस समय कहां सो रही थी? तो वेयर वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम। सभी अतिथि कमरों में क्या कर रही थी? तो व्हाट वर ऑल द गेस्ट्स डूइंग? कमरों में, इन रूम्स। व्हाट वर ऑल द गेस्ट्स डूइंग इन रूम्स? सभी अतिथि कमरों में क्या कर रहे थे?
रवि परीक्षा कक्ष में क्यों रो रहा था? तो वाई वॉज रवि वीपिंग? वाई वॉज रवि वीपिंग? रवि क्यों रो रहा था परीक्षा कक्ष में इन द एग्जामिनेशन रूम? अब मैं इसमें कितने जो प्रश्नवाचक शब्द होता है कितना, उससे भी कुछ सेंटेंस प्रारंभ होते हैं। जैसे कितने छात्र मैदान में खेल रहे थे, तो कितने छात्र काउंटेबल है, तो कितने के अंग्रेजी यहां पर हाउ मनी लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच लगाते हैं। जैसे कितने छात्र मैदान में खेल रहे थे, तो छात्रों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द फील्ड? ये बच्चा कितना दूध पी रहा था? मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच मिल्क वॉज दिस चाइल्ड ड्रिंकिंग? ये बच्चा कितना दूध पी रहा था? हाउ मच मिल्क वॉज दिस चाइल्ड ड्रिंकिंग? अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जो हुए प्रारंभ होते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे दरवाजे को कौन खटखटा रहा था, तो यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो कौन खटखटा रहा था, कौन ही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और कौन ही हमारे यहां पर सब्जेक्ट है। तो हु वॉज नॉकिंग एट द डोर? तुम्हें आधी रात को कौन पुकार रहा था? हु वॉज कॉलिंग यू एट मिडनाइट? तो बच्चों ये टेंस अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गई होंगी। इन वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखा जाता है। एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस दिए हैं उनको ट्रांसलेट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फोन करके मुझसे पूछिए। तब तक अध्ययन करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।